रिवीजन में क्या करना है आप लोगों को? क्या बात है, কি খবর? চলছে স্যার, মানে ক্লাসে তো আসিস না। সে তো ঠিক আছে, শরীর খারাপ বুঝলাম। তো এক্সাম কি হয়েছে, দিয়েছিস? কবে আছে এক্সাম? हाँ, 12 तारीख ছিল তোদের एग्जाम? 12 तारीख था आप लोगों का? नहीं था। अच्छा, 19 को है आप लोगों का? करो। अच्छा, तो कहाँ अप्लाई करना, घर जाना है फिर? जाओ। কিছু তো সুবিধা হবেই, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, তুই আমার কি ভাবিস রে? সেই কত नंबर হবে, दैट आल्सो कैन टेल। अजीब बात करता है बेटा। नहीं होगा, बंगाल में हो सकता है, नेशनल में तो नहीं होगा। 15 नंबर का कोई संभावना नहीं है। हाँ, विद इन 10 हो सकता है, और बंगाल में 15 तक जा सकता है। ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়ে যাবে, স্টেটে হবে, ন্যাশনালে হবে না। क्या है, तू इतना दिन एब्सेंट क्यों थी? बैकलॉग सही हो गया अभी? क्या चल रहा है तेरा? फिजिक्स? फिजिक्स हो गया? डन? बढ़िया। हम्म। आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक। तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, बताओ क्या रिवीजन करना है? इफ यू वांट टू रिवाइज, अगर आपको रिवीजन शेड्यूल बनाना है जूलॉजी में, तो क्या क्या रिवीजन करना है? न्यूरल? अच्छा, न्यूरल कौन पार्टটা? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, वही करा देते हैं। एक्चुअली দুটো দেখছি। तो इसमें तो रेस्टिंग कंडीशन के बारे में तो हम लोगों ने बात किया था। तो रेस्टिंग कंडीशन अगर है, तो एक न्यूरॉन अगर है ना, तो ये न्यूरॉन में रेस्टिंग कंडीशन में
जनरली ईसीएफ एंड आईसीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, ईसीएफ में Na+ रहता है। আমার তো রেকর্ডিংটা তোমাদের কাছে আছে, রেকর্ডিংটা দেখোনি কেন? কম দেখিনি, দেখে বুঝিসনি কিছু? So this is axolemma, and what happens is বাইরে there is abundance of sodium ion, अंदर there is abundance of K+, ये तो आपको पता है at resting condition। और एक्चुअली क्या है कि ईसीएफ में, ईसीएफ जो है इसमें सोडियम आयन का जो परसेंटेज है इज 150 टाइम्स देन आईसीएफ। इसका मतलब हो गया क्या, सोडियम आयन ईसीएफ में भी है, आईसीएफ में भी है, और ईसीएफ में सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन इज 150 टाइम्स देन दैट ऑफ आईसीएफ। तो ये तो है। अब इसके बाद आईसीएफ के बारे में अगर बात करेंगे तो पोटेशियम आयन जो है इसका जो परसेंटेज है इज 15 टाइम्स देन ईसीएफ। तो ईसीएफ में भी K+ है ना, और ईसीएफ में जो K+ है वो 15 टाइम्स ज्यादा है देन दैट ऑफ आईसीएफ, है ना। तो सॉरी उल्टा बोल रहा, आईसीएफ में जो K+ है दैट इज 15 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ईसीएफ। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बोल के एक टर्म होता है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का टर्म का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का मतलब यह है कि द पोटेंशियल एट विच देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द पोटेंशियल एट विच देयर इज नो मतलब बल्क मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर इस तरह से हम लोग सोचते हैं देयर इज नो बल्क मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो बल्क मूवमेंट ऑफ आयंस जब पोटेंशियल उसमें क्या है, सोडियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एंड पोटेशियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग है। सोडियम आयंस के लिए इट इज +65 मिलीवोल्ट, whereas पोटेशियम के लिए इट इज -85 मिलीवोल्ट। और दिस इज ड्यू टू, और जो जहां ज्यादा है वो उस रीजन को अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये टुक चीज क्या होती है तो रिकॉर्डिंग लागी नहीं भी, तो अब रिकॉर्डिंग देखे देखे लगास ना गाना। तो Na+ में क्या है +65, K+ में है -85। तो Na+ अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कि इट विल ट्राई टू ड्रैग द पोटेंशियल ऑफ दैट रीजन क्लोज टू इट्स इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसका मतलब अगर Na+ ज्यादा है तो इसको खींच के वो +65 की तरफ लेके जाएगा, लेकिन इट विल पार्शियली नलिफाइड बाय K+। का जो परसेंटेज है वो पार्शियली उसको नलिफाई करेगा। वेराज K+ अगर इधर ज्यादा है तो दैट विल ड्रैग द पोटेंशियल ऑफ इट क्लोज टू इट्स ओन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल व्हिच विल बी पार्शियली नलिफाइड बाय द Na+। तो इस कंडीशन में जाके क्या होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर नीचे होगा, माने पोटेंशियल विल बी स्लाइटली लेस। तो এই যে আমরা বলি resting membrane potential, this RMP is actually the potential of ICF. This is actually the potential of ICF which is approximately -70 millivolt. क्यों? पोटेशियम अगर ज्यादा है तो पोटेशियम -85 तक खींच के लेके जाएगा, which will be partially nullified by the Na+. तो that will ultimately count to -70 millivolt, -85 नहीं, समझे ना। इसीलिए एंड RMP जो हम लोग कहते हैं, this is actually the potential of the ICF at resting condition. That is actually it. तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन रेस्टिंग कंडीशन का। अब रेस्टिंग कंडीशन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ECF हो गया, ICF हो गया, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के वैल्यू हो गए। अब देखिए ध्यान से, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में तो रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन हो गया, ये हो गया। अच्छा अब देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको पता है कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम VGC होते हैं। सोडियम VGC का क्या है, एक एक्टिवेशन गेट है, इनएक्टिवेशन गेट है। देयर आर 2 गेट्स। दिस इज द एक्टिवेशन गेट, इसके बारे में भी मैंने बात किया, रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। एक्टिवेशन गेट, एंड दिस इज द इनएक्टिवेशन गेट। तो एक हो गया एक्टिवेशन गेट, एक हो गया इनएक्टिवेशन गेट, दैट इज द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, है ना। दिस इज सोडियम VGC। अब इस कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम VGC का हालत क्या है, रेस्टिंग कंडीशन एट RMP सोडियम VGC का कंडीशन क्या है, सोडियम VGC इज लाइक दिस एट RMP, दैट इज द एक्टिवेशन गेट इज क्लोज्ड एंड इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन। इस कंडीशन में रहता है सोडियम VGC। तो एक्टिवेशन गेट इज क्लोज्ड एंड इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन, ये कंडीशन में अगर सोडियम VGC है तो एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है, इसीलिए देयर इज नो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, बाहर से सोडियम कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एट रेस्टिंग कंडीशन अगर हम लोग इस तरह से सोचे और इधर है सोडियम VGC,
तो सोडियम VGC इस तरह से रहेगा, एक्टिवेशन गेट बंद रहेगा और इनएक्टिवेशन गेट खुला रहेगा। इस कंडीशन में देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द Na+, नो बल्क मूवमेंट ऑफ Na+, लेकिन सम अमाउंट ऑफ लीकी चैनल्स आर ओपन। दीज आर सोडियम लीकी चैनल्स, दीज आर सोडियम लीकी चैनल्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एंट्री हो रहा है, इसीलिए लिखा है एनसीईआरटी में, है ना, इट इज नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस बट एब्सोल्यूट फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम आयन बट नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। एनसीईआरटी का लाइन है। तो freely permeable to potassium ion cannot, because potassium VGC is also there. If I consider this to be the potassium VGC, if I consider this to be the potassium VGC, so K plus VGC is also open. So it is freely permeable to potassium. और सोडियम VGC का नंबर K plus पोटेशियम VGC से कई कम है। नंबर ऑफ सोडियम VGC इज मच लेस देन दैट ऑफ पोटेशियम VGC। तो इसीलिए इसका नंबर भी कम रहता है, बहुत नंबर मच लेस। तो इसका नंबर कम होने के वजह से व्हाट हैपेंस इज देयर इज जो मूवमेंट ऑफ सोडियम है ये बहुत कम है, समझे ना। तो ऐसा कंडीशन हो रहा है। अब आरएमपी में क्या होगा, बाहर से सोडियम का इनफ्लक्स नहीं हो पा रहा है, तो ये कंडीशन है। अब अगर इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हम लोग देंगे, इफ आई गिव अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो इस कंडीशन में इफ आई गिव अ पोटेंशियल ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू, तब जाके उसका एक्साइटेशन होगा। लेकिन अगर सब थ्रेशोल्ड वैल्यू पोटेंशियल देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सब थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर देंगे, लेकिन अगर मल्टीपल सब थ्रेशोल्ड वैल्यू एट शॉर्ट इंटरवल्स में हम लोग दे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल एड अप द पोटेंशियल एंड क्रिएट अ पोटेंशियल ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसको समेशन कहते हैं। ये पढ़ाया था मैंने। तो वो कंडीशन में तो इधर से दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एक तो है समेशन, एक तो है ऑल और नन लॉ। रिकॉर्डिंग देख लेना, सब है ऑल और नन लॉ। तो एक तो है समेशन, एक तो है ऑल और नन लॉ, है ना। ऑल और नन लॉ का समझ में आता ही है हम लोगों को। Either the neuron will get fully excited by a threshold stimulus or will not get excited at all. बीच में कुछ होगा नहीं। तो that is basically all or none law. And summation मतलब short potentials को अगर हम लोग add up करें, it will create a potential of magnified value. It will create a threshold value and get excited. सोचा कथा, this is very simple thing. तो इस कंडीशन में अगर हम लोग RMP अगर कंसिडर इसको डिवाइड करें अगर इस तरह से, तो अगर रेस्टिंग कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, और एक नाम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बाहर का देखो, बाहर का पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली इन पॉजिटिव पोटेंशियल रहता है बाहर, और इधर नेगेटिव पोटेंशियल रहा। सो ये डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड, पीडी क्रिएटेड, तो पीडी क्रिएटेड मतलब कि पोलराइज्ड कंडीशन हैज बीन फॉर्म्ड। सो पोलराइज्ड स्टेट इज फॉर्म्ड। तो पोलराइज्ड स्टेट कंडीशन अगर बन गया, तो पोलराइज्ड कंडीशन ऑफ अ न्यूरॉन मतलब रेस्टिंग कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन। तो इस कंडीशन में इसको पोलराइज्ड स्टेट अप कहोगे, इस कंडीशन में इसको पोलराइज्ड स्टेट अप कहोगे, इस कंडीशन में इसको पोलराइज्ड स्टेट अप कहोगे। सो द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन, है। तो अब जरा देखिए इसमें अगर इस कंडीशन में हम लोग सोचे, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो बाहर क्या है, सोडियम का अबंडेंस है, सोडियम का अबंडेंस है, K प्लस का अबंडेंस है, K प्लस का अबंडेंस है, K प्लस का अबंडेंस है, अबंडेंस मैंने बोला। अब इस कंडीशन से अगर हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो न्यूरॉन का रेस्टिंग कंडीशन -70 मिलीवोल्ट होता है, इसका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली -55 मिलीवोल्ट। तो -55 मिलीवोल्ट अगर उसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हुआ, तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ना, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज -55 मिलीवोल्ट अगर हम लोग दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द न्यूरॉन विल गेट एक्साइटेड। तो न्यूरॉन विल गेट एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट होने की वजह से क्या होगा, तो ये जो सोडियम VGC है, ये सोडियम VGC, ये जो बंद था गेट, ये गेट खुलेगा और ये गेट धीरे धीरे बंद होगा, मतलब ऐसा होगा, है ना। और इस कंडीशन में देयर विल बी ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ Na+, अंदर तो ऑलरेडी K+ है, तो एक्सेसिव Na+ अंदर घुसेगा, एंड देयरफॉर द पोटेंशियल चेंजेस, देयर इज अ रिवर्सल ऑफ पोटेंशियल, इसीलिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड देयरफॉर बाहर हो गया नेगेटिव और अंदर हो गया पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेसिव सोडियम अंदर आ गया, तो बाहर हो गया नेगेटिव और अंदर हो गया पॉजिटिव। अब इस कंडीशन, और इसमें वैसा ही है, बाहर Na+ है, पॉजिटिव है, अंदर K+ है, नेगेटिव है।
इसमें जैसे था बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वेरी मच इन द सेम वे इधर भी बाहर Na प्लस अंदर K प्लस, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ऐसा ही कंडीशन रहा। अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन से अब क्या होगा सोचिए, जैसे ही ये हुआ देन व्हाट विल हैपन, depolarization of the membrane occurs, this results in reversal of polarity, তাই তো? This is what? Reversal of polarity, reversal of polarity, which is actually called depolarization, which is actually called depolarization. So reversal of polarity, which is actually called depolarization. तो अगर depolarization इसमें दिखा, so depolarization है ये, and now इस कंडीशन में एक्सेसिव सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, एक्सेसिव सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, और वो होने की वजह से क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी, डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन रिजल्ट्स इन व्हाट? सो डीपोलराइजेशन रिजल्ट्स इन द generation of action potential. तो डीपोलराइजेशन क्या करेगा? रिजल्ट्स द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, है ना? तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा तो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ तो अल्टीमेटली ये जो न्यूरॉन है 3 सेगमेंट ABC, तो ये न्यूरॉन है, तो एक्शन पोटेंशियल इधर से इधर गया है, उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर गया टू कंप्लीट द सर्किट, एनसीईआरटी का लाइन है। तो सेगमेंट A टू सेगमेंट B एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल किया, तो बाहर अब इस कंडीशन में क्या होगा, अंदर क्या है, Na प्लस एंड K प्लस दोनों है, इसमें केवल K प्लस है अंदर, मैंने ज्यादा है, तो इसमें बाहर हो गया माइनस, अंदर हो गया प्लस। इसमें तो ऑलरेडी वो पुराना कंडीशन था, तो बाहर प्लस अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस। तो इस कंडीशन में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इधर से इधर ट्रेवल किया इनसाइड द मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट साइड आउटसाइड द मेम्ब्रेन टू कंप्लीट द सर्किट, तुरंत क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ तो तुरंत इट विल रिजल्ट इन 2 थिंग्स। तो एक्शन पोटेंशियल विल रिजल्ट इन 2 थिंग्स। नंबर 1, एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, AP will result in number 1, number 2, opening of potassium VGC in A and opening of sodium VGC in B. तो opening of potassium VGC in A and opening of sodium VGC in B, ऐसा ही हुआ। तो ओपनिंग ऑफ पोटेशियम VGC इन A, इसका मतलब हो गया ये अगर है तो पोटेशियम VGC, सपोज दिस पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो इधर से अब क्या होगा, पोटेशियम का फ्लक्स होगा, K प्लस बाहर जाएगा, अंदर Na प्लस का डोमिनेंस है, बाहर अब K प्लस का डोमिनेंस हो गया, तो पोलरिटी फिर से चेंज हो गया, एक्सेस K प्लस जा रहा है तो बाहर हो गया, कंपैरेटिवली बाहर प्लस हो गया, कंपैरेटिव टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, है ना, बाहर प्लस हो गया अंदर माइनस हो गया, क्योंकि एक्सेस के प्लस का फ्लक्स हो रहा है। अब इसके साथ साथ इधर सोडियम VGC खुल गया, इसका मतलब सोडियम VGC अगर इधर खुल गया, अब इधर सोडियम आएगा अंदर, और K प्लस ऑलरेडी है, तो बाहर हो गया माइनस, अंदर हो गया प्लस, और इसमें तो जो पुराना था वैसा ही होगा, तो Na प्लस बाहर मैक्सिमम, K प्लस बाहर, इन अंदर मैक्सिमम एंड देयरफॉर बाहर प्लस अंदर माइनस। सो दिस इज द पोलराइज्ड कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन। दिस इज, अच्छा ये था डीपोलराइज्ड कंडीशन था ना, लिखे जी हम ये। सो दिस इज द डीपोलराइज्ड हो गया अब, और ये हो गया रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, है ना, ऑफ सेगमेंट ए। ऐसा ही है, अगर एक्सेस के प्लस अगर चला गया बाहर, दैट इज द केस ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। सो इफ एक्सेस, लिखो, इफ एक्सेस के प्लस if flux occur, then it will result in hyperpolarization. If excess K plus occur, if flux occur, then hyperpolarization होगा, that will potential will reach to -85 millivolt. Potential -85 तक चला जा सकता है, -85 millivolt, है ना, potential will move to -85 millivolt। इस इतना कंडीशन में ऐसा कंडीशन हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जैसे ये हुआ तो एक्शन पोटेंशियल इधर मूव किया, करंट इधर मूव किया, है ना, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन देखो अब इसमें क्या होगा, देखो ये और ये में कंपेयर करो, चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर सेम बट द आयनिक डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिफरेंट। देखा आपने,
इसमें K प्लस ज्यादा होने की वजह से बाहर है बाहर पॉजिटिव, और इसमें Na प्लस ज्यादा होने की वजह से बाहर पॉजिटिव, तो दोनों में डिफरेंस है. So there is charge difference is same, but I'm sorry, हाँ charge difference is same, but the ionic differences are different. है तो देखो, तो इस कंडीशन को रेस्टोर करने के लिए रेस्टोरेशन जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम करेगा. एटीपेस पंप खुला रहता है हर एक स्टेज में, लेकिन एटीपेस पंप काम नहीं करता. एटीपेस पंप खुला रहता है हर एक स्टेज में, लेकिन एटीपेस पंप काम नहीं करता. अब काम करेगा टू रेस्टोर दी आयनिक बैलेंस. तो आयनिक बैलेंस के लिए रेस्टोर करेगा कौन, एटीपेस पंप. तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस, तो 3 सोडियम बाहर धकेलेगा, अंदर 2 पोटेशियम खींचेगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन रेस्टोरेशन. बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव आ गया. अब इस कंडीशन में इधर K प्लस VGC खुलेगा, रिपोलराइजेशन आएगा और Na प्लस अंदर. तो ये हो गया रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज पोलराइज्ड कंडीशन. ये क्या हो गया, रिपोलराइजेशन. रिपोलराइजेशन और कहां गया, हाँ इस कंडीशन में क्या होगा, डीपोलराइजेशन इसमें होगा. सोडियम का इनफ्लक्स और ऑलरेडी K प्लस है, सो डीपोलराइजेशन. समझ में आया. तो इतना. अब ये कंडीशन जब हो गया, फिर सिग्नल इधर से इधर चला गया, एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहा एक से दूसरे एंड सो ऑन. तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन. अभी इसके बाद ये जो एंटायर फेनोमेना है, इसके बाद একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ये जो सोडियम VGC का मैंने दिखाया था, मेन प्लेयर हियर इज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स. तो सोडियम VGC किस तरह से गेम खेल रहा है. अब अगर इस पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हम लोगों ने दिया -55 मिलीवोल्ट, तो सोचिए क्या हुआ था. मैंने ऑलरेडी फोटो बनाया इसका. ये ऐसा था सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ था. फिर मैंने क्या कहा, फिर ये करके हम लोग रुक गए, क्योंकि ये अब क्या हो रहा था, ये खुल रहा था और ये बंद हो रहा था. लेकिन इटाके ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन है, ये ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन ऐसा कंडीशन था. लेकिन एंड ऑफ डिपोलराइजेशन क्या होगा, सोचिए. अगर हम लोग एंड ऑफ डिपोलराइजेशन सोचते हैं माय डियर, तो एंड ऑफ डिपोलराइजेशन में क्या होगा, ये जो है ये पूरा खुल गया. एंड ऑफ डिपोलराइजेशन में क्या होगा, देखिए ये जो है ये पूरा खुल गया और ये पूरा बंद हो गया, है ना. दिस इज द एंड ऑफ डिपोलराइजेशन. अब जब रिपोलराइजेशन हो रहा था, तब सोडियम VGC का कोई काम था, डेफिनेटली काम था. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. तो ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन अब देखिए क्या होगा, ये जो था ये फिर से बंद होगा, समझे ना. ये जो था ये फिर से बंद होगा. तो ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन क्या होगा, ये फिर धीरे धीरे ऐसा होगा. ये तो बंद ही है. दिस इज ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, समझे. तब भी सोडियम वोल्टेज गेट चैन का गेट्स मूव होता है रीओरिएंट करने के लिए. एंड देन व्हाट हैपेंस, एंड ऑफ रिपोलराइजेशन अगर हम लोग सोचते हैं, एंड ऑफ रिपोलराइजेशन क्या होगा, एंड ऑफ रिपोलराइजेशन ये भी बंद, ये भी बंद. दिस इज एंड ऑफ रिपोलराइजेशन. एंड ऑफ रिपोलराइजेशन इज दिस वन, है ना. अब इसके बाद क्या होगा, जब रेस्टोरेशन हो रहा है, ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एक फोटो आएगा. ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एक फोटो आएगा. वो क्या है, ये धीरे धीरे, ये तो बंद है ही और ये धीरे धीरे खुलता रहेगा. दैट इज ड्यूरिंग रेस्टोरेशन. और एट द एंड ऑफ रेस्टोरेशन अल्टीमेटली दिस विल लीड टू दिस. दिस इज एंड ऑफ रेस्टोरेशन. तो अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि जब तक ये सिचुएशन नहीं आएगा, तब तक जितना भी आप सिग्नल दे दो, बीच में आप जितना भी सिग्नल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूरॉन को. न्यूरॉन विल नॉट गेट एक्साइटेड. वो एक्साइटमेंट होने के लिए केवल ये सिचुएशन में आना पड़ेगा. जब तक ये नहीं होता, न्यूरॉन विल नेवर गेट एक्साइटेड. एंड ऑल दिस फेनोमेना, ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट, यहां से लेके यहां तक जितने भी है, दिस इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ न्यूरॉन. रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है माय डियर, जहां पे रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ न्यूरॉन, है ना, वो पीरियड होता है जहां पे even after giving potentials of threshold value, the neuron will not respond, it will not get excited. समझ में आया? So that is called the refractory period of neuron. हो गया, देख लो.
और रिकॉर्डिंग अगर देख लेते हो तो सब है उसमें। देख लीजिए, वो पुराना नोट भी निकाल के देख लीजिए। और बोलिए, ये तो डन हो गया, इसको लेके किसी के मन में कोई भी दुविधा नहीं है? कारों को डाउट नहीं तो ए छेले। हाँ, और बोलो, और क्या था रिवीजन में? कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के बारे में अगर बात करोगे,
कार्डियक साइकिल में वी রেকর্ডিং জরুর দেখনা, কার্ডিয়াক সাইকেল का রেকর্ডিং वाज वेरी इंपॉर्टेंट। কবে করেছিলিস, ডেট লেখা আছে তোর? কি করিস ক্লাসে বসে? তোদের তো ফটো তো আমি তুলতাম না, ফটো তো তোরা তুলতিস তখন। তোদের তোদের ग्रुपে देख उस दिन का रिकॉर्डिंग निकाल के देखो, निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो। কি হলো, তুই পড়াশোনা করছিস না? কি করছিস? পরীক্ষা কবে? 19 তারিখ। 16 এর পরীক্ষা দিবি? 16 का एग्जाम 100% एनसीईआरटी है, समझे ना? 16 का जो एग्जाम है 11th का हाफ सिलेबस अप टू बायोमोलिक्यूल एंजाइम्स 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वो। দিবি কি দিবি না বল, কিন্তু শুনে আমি কি করব? দিও না। আমি আমি শুনে কিন্তু করব কি? এখন কি আমার এটা শোনার সময়? কিন্তু হেন, अब तो हो गया तुम्हारा वो चैप्टर्स, तो फिर भी तुम्हारा अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, इट्स योर फॉल्ट। कार्डियक साइकिल में बेसिकली क्या है, टोटल माने द रिपीटेटिव एंड साइक्लिक इवेंट दैट टेक प्लेस विद द हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट। एक बीट और दूसरे बीट के बीच में जो भी साइक्लिक इवेंट्स होते थे हार्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, है ना? तो रिपीटेटिव एंड साइक्लिक इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, सीधी बात है। और कार्डियक साइकिल में क्या है, एट्रियल इवेंट एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स दोनों होते हैं। तो एट्रियल इवेंट में एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल, वेंट्रिकुलर इवेंट में वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल जो भी है, वो जो टाइम है वो देखिए ध्यान से, मेनली आई हैव टॉट इट। 24 अक्टूबर का रिकॉर्डिंग देखिएगा कार्डियक साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिकॉर्डिंग आप लोग देखिए अभी, तू एवरीवन खुद देखो वो रिकॉर्डिंग। एक दिन का रिकॉर्डिंग था, ज्यादा दिन देर का नहीं था, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, क्योंकि वो आपको ही देखना है। वो मैं पढ़ाऊंगा ना, मतलब मैं ही पढ़ाया, उसको देख के आपको ज्यादा टाइम लेके पढ़ाया, समझे ना? झट से मैं जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के इवेंट्स क्या क्या है ना? वो मैंने पढ़ाया था, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना? रैपिड इजेक्शन फेज, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज पढ़ाया था मैंने। उसके बाद प्रोडायस्टोलिक फेज ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, उसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, फिर है फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज एंड देन रिड्यूस्ड फिलिंग फेज और डायस्टेसिस एंड देन एट्रियल सिस्टोल। ये तो मैंने पढ़ाया था बकायदा। की तो वो जो 24 अक्टूबर बोला ना तुमने, तो 24 अक्टूबर वाला रिकॉर्डिंग 100% पढ़। আর ওখানে ইসিজিটা পড়ো, ইসিজিটা কবে আছে দেখ তো, ईसीजी वाला रिकॉर्डिंग देख लीजिए वो कब है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, क्योंकि विदाउट स्टडिंग ईसीजी डोंट स्टडी कार्डियक साइकिल। पहले मैं ईसीजी पढ़ाता हूं, बाद में कार्डियक साइकिल पढ़ाता हूं, नॉर्मली यही मेरा थ्योरी है। एकुशे 21, 22, 24 थ्री डेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा के जस्ट बाद ही पढ़ाया था। ঠিক আছে, এটা এটা করে নেবে, এটা এখনই দেখে নেবে যদি দেখতে হয় কারুর। আমি কোশ্চেন দাঁড়াও, তোমাদের টাস্ক দিই। এক্সট্রা কোশ্চেন্স বায়োটেকনোলজির।
एक सेकंड, বায়োটেক না, দাঁড়া আমাকে বের করতে, আমি জানি না whether I have it or not. एग्जाम का पेपर भी क्या है? ये सर की असाइनमेंट दिया था ना आप लोगों को मैंने, शायद ये तो open किया था। हाँ, शायद ये दिया था तुम लोगों को। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एड्स, कैंसर, ड्रग अब्यूज, ये दिया था ना। ये पेपर में शायद वो है। বায়োটেকনোলজি প্রিন্সিপাল, একটা पेपर शेयर করছি, ठीक है ना। ये एग्जाम 29 तारीख को हो चुका था, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन का ही 45 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पेपर पूरा ही शेयर करते हैं आप लोगों से, उनमें से 45 क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। इसका आंसर की भी मैं आप लोगों को भेज देता हूं, वो अलग से देखिएगा, ठीक है। मैं दोनों ही एक साथ फॉरवर्ड करता हूं। ये 45 क्वेश्चन अभी आप कर लीजिए, ठीक है, अभी हो जाएगा झट से। और उसमें बॉटनी का क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लीजिए। और 21, 22 और 24 था तो 3 दिन ना, 21, 22, 24 बोला ना आपने अक्टूबर का, जिसमें वो रिकॉर्डिंग है, ईसीजी देख के फिर उसका रिकॉर्ड डिवीजन करना, ठीक है। ठीक है, कोई बार बोले नहीं।
ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करो जो अभी ग्रुप में शेयर किया गया, उसमें बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैंने भेज दिया, वो एग्जाम हो चुका था 29 जनवरी, दूसरा फेज में, दूसरा बैच में। ठीक है, उसको सॉल्व करिए आप लोग। Dear students, you can solve the zoology paper that I have just shared. इसको follow कीजिए।